guys, welcome back to the Topper Squad 2026-27. So today we will do the lecture 2 of chapter 2, Era of One Party Dominance. Lecture Political Science class 12th lecture 2. Results of the first 3 general election. So we will do the recap first of the lecture 1 and then we will move on to the lecture 2. Without wasting our time, we will just start, and at the end there is 10 to 20 marks paper also. That means the paper is like it will come in the boards as well. Okay, so recap the challenge. हाँ ठीक है, तो recap the challenge. Key milestones cover India's commitment to the difficult path of democracy. देखो, हमने पहले चैप्टर 1 पढ़ा था, दैट वाज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. उसमें हमने 3 चैलेंजेस पढ़े थे. रिमेंबर 3 चैलेंज कौन कौन से पढ़े थे? पहला चैलेंज ये था कि द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज was to क्या था? The first and the immediate challenge was to shape the nation that was united yet accommodative with diversity in our society. ये चैप्टर 1 से था, रिलेटेड था. अब हमने ये जो फर्स्ट चैलेंज था वो चैप्टर 1 से रिलेटेड है. अब ये जो चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये दूसरा चैलेंज है. कौन सा? कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. ये उसके ऊपर है. और जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इस बुक का, तो थर्ड चैप्टर में वो जो थर्ड चैलेंज हम पढ़ा है वो उस पे है. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैलेंजेस है. ठीक है, याद रखना. अब इंडियाज कमिटमेंट टू द डिफिकल्ट पाथ ऑफ डेमोक्रेसी. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया को जब फ्रीडम मिली, या इंडिया के साथ जो भी कंट्रीज को फ्रीडम मिली थी, इंडिया के साथ जो भी कंट्रीज को फ्रीडम मिली थी, सबसे पूछा गया कि आप डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे. सबका आंसर नो था, इंडिया का आंसर हाँ था. क्यों? क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी को उस पर्सपेक्टिव, उस वे से देखती है कि मतलब डेमोक्रेसी को वो मानती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, लोगों की, पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी इसमें. और दूसरे लोग इस डेमोक्रेसी को, दूसरी कंट्रीज इस डेमोक्रेसी को किस वे में ले रही थी कि इस डेमोक्रेसी से कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, हमारे देश टूट जाएंगे. ये तो इसलिए इंडिया ने डिफ़िकल्ट पार्ट चूज़ किया अपने लिए. क्या? डेमोक्रेसी अडॉप्ट की उसने. और इन लोगों ने अपना वो डेमोक्रेसी अडॉप्ट नहीं की. ठीक है, तो अब इंडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़े. तो इंडिया ने बहुत डिफ़िकल्ट पाथ किया. हम बोलते हैं ना कि डिफ़िकल्ट होता रहता है, फिर इजी सक्सेस मिलती जाती है, बोलते हैं ना कभी कभी. तो वैसे ही इंडिया भी थी. इंडिया ने भी पहले छोटे कदम रख कर बड़े कदम रखने चालू किए, सक्सेस पे पहुंच गई थी. तो देखो, इंडियाज कमिटमेंट क्या था? इंडियाज कमिटमेंट टू द डिफिकल्ट पाथ, ये जो डिफिकल्ट पाथ उसने चुना था ऑफ डेमोक्रेसी. अब बहुत सारी कंट्रीज ने ये डेमोक्रेसी नहीं चुनी थी. वो आपको मैंने बताया क्यों? क्योंकि वो लोग उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे थे. वो देख रहे थे कि भाई इससे ये आया, डेमोक्रेसी आ गई, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इससे डिफरेंसेस आ सकते हैं, हमारे देश टूट सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स में टूट सकते हैं. पर इंडिया ने उसको किस वे में देखा? इंडिया ने उसको इस वे में देखा कि डेमोक्रेसी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग. कोई भी इंसान हमारे पास आएगा, कोई भी प्रॉब्लम में लेकर हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे. डेमोक्रेसी मतलब हमने ये देखा. इतनी बात समझ में. अब फिर उसके बाद देखो, फिर हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में इंटरिम गवर्नमेंट, अगर आपको याद हो, टेम्पररी गवर्नमेंट. देखो, अब इंडिपेंडेंस मिली है ना, 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली हमें. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद तो इलेक्शंस हम कंडक्ट नहीं करवा सकते थे. क्यों? जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवा सकती, क्योंकि तब के लोग
आप सोच सकते हो 15% लोग ही लिटरेट थे और 85% लोग जो थे वो इलिटरेट थे। तो इसलिए इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवाए गए। ठीक है, तो इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी, दैट इज टेम्पररी गवर्नमेंट बनाएगी जब तक मतलब जब तक लोगों की ट्रेनिंग और ये सब नहीं हो जाती तब तक इंटरिम गवर्नमेंट ही रहेगी। अब इंटरिम गवर्नमेंट तो बन गई, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मींस चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी तो बननी चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ फिर जब फॉर्मेशन हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जनवरी 1950 में। देखो, फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन जैन 1950। हाँ, एक और बात बतानी थी कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना कब था? दैट वाज मेड इन 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना, साइन हुआ 24 जनवरी 1950, फोर्स में आया 26 जनवरी 1950। ठीक है, फोर्स में मतलब लागू किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन फॉर्म की, मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन, जिसका नाम था फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन का उसका नाम था सुकुमर सेन। ये याद रखना, ये सुकुमर सेन है इसका नाम, तो ये एमसीक्यूज में आता ही है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन है वो कौन है? सुकुमर सेन। और कब हुआ था? जनवरी 1950 में ही हुआ था, इलेक्ट हुआ था। ठीक है, चैलेंजेस देखो, अब देखो हुआ क्या था कि हम मतलब लोगों को लगा था कि अब इलेक्शन कमीशन हम बनवा दिया है, सब हो गया है, तो अब इलेक्शंस भी कंडक्ट किए जाएंगे। पर नहीं, इलेक्शंस कंडक्ट नहीं किए गए क्योंकि हम उस समय देख रहे थे, उस समय हम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? देखो, मैंने आपको बताया कि हाँ, क्या बताया मैंने आपको? मैं भूल गई, मैं ही भूल गई। ठीक है, नहीं मैंने, रुक जाओ याद करने दो। फॉर्मेशन ऑफ द, हाँ, फिर उसके बाद लोग चाहे कि भाई इलेक्शन कंडक्ट हो, पर आधे तो 85% लोग इलिटरेट थे, हाउ द इलेक्शन कैन बी कंडक्टेड, और 15% लोग जो थे वो ही लिटरेट थे। अब आप सोचो कि जो लोग हैं जो वोट के लिए मतलब 18 से अबव है, वो जो एलिजिबल वोटर्स है उनमें 85% वोटर्स जो है वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, और फिर सिर्फ 15% जो है वो लिटरेट है। तो ऐसे में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना इट वाज रियली डिफिकल्ट। तो हुआ क्या कि व्हाट हैपेंड, देखो हुआ क्या कि अब देखो जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटी हुई है, जब डेमोक्रेसी है ना, तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटी हुई है, तो तब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी नहीं बटी थी। तो पहले लोगों के नाम लिखवाना, वोटर आईडी कार्ड बनाना, हर चीज़ बनाने, ये ऐसे चुटकी भर का काम तो है नहीं कि एक चुटकी बजाई और हो गया, नहीं, बहुत टाइम लगता है इसमें, महीने लग जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने बोला कि चलो हम लोगों के नाम लिखना तो शुरू करते हैं। ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा डिवाइड करना शुरू करते हैं और उनका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो जब सुकुमर से जब लोग आए, तो जो औरतें थी, जो वुमेन थी, जो महिला थी, उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने क्या लिखवाया, उन्होंने अपनी फ़ोटो, मतलब जो उनकी फ़ोटो बनी थी उसके नीचे लिखवाया या तो डॉटर ऑफ, ये जो भी पति का नाम, या तो सॉरी पापा का नाम, डॉटर ऑफ जो उसके पापा का नाम है, फिर दूसरी वाइफ ऑफ जो भी उसके हस्बैंड का नाम है, फिर मदर ऑफ जो भी उसके बेटे का नाम है। ठीक है, तो ऐसे लिखवाया। तो आप सोच सकते हो कि 40 लाख वुमेन ने ऐसे लिखवाया कि कि डॉटर ऑफ दिस, डॉटर ऑफ, मान लो कि हाँ, डॉटर ऑफ जो भी उसके पापा का नाम है, फिर उस वाइफ ऑफ जो भी उसके हस्बैंड का नाम, ऐसे लिखवाया। मतलब 40 लाख वुमेन के तो नाम ही नहीं थे, ऐसे नाम थे। ठीक है, तो फिर ये जो इसको रिजेक्ट किया गया, सुकुमर सेन को दिखाया गया, तो सुकुमर सेन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला ढंग से इनके नाम लिखवाओ।
ऐसे नहीं चलेगा, वाइफ ऑफ, हस्बैंड, सॉरी, डॉटर ऑफ, मदर ऑफ, ऐसे नहीं चलेगा, पूरा अच्छे से नाम लिखवाओ। ठीक है, तो उन्होंने वो रिजेक्ट करवा दिया। चैलेंजेस लिटरेसी 85% एंड फॉल्टी इलेक्ट्रो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलर रोल, मतलब फॉल्टी इलेक्ट्रोलर रोल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में बटा नहीं था, और ये लोग जो ज़्यादातर वुमेन थे जो, ठीक है, तो 40 लाख वुमेन के नाम नहीं थे, यही था कि वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, मदर ऑफ, ऐसे ही लिखे हुए थे, तो इसको सुकुमार सेन ने रिजेक्ट किया। द 1952 इलेक्शन वॉज, फिर जो इलेक्शन हुआ वो 19, अब देखो किसी ने आपसे पूछा कि इलेक्शंस कब हेल्ड हुए, तो यू मीन्स तुम आंसर क्या दोगे 1952 के, क्योंकि मेजॉरिटी उसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1952 में ही इलेक्शंस हेल्ड हुए थे। ठीक है, तो द 1952 इलेक्शन वॉज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन हिस्ट्री। तो ये जो 1952 का इलेक्शन था, मतलब ये जो इलेक्शन लार्जेस्ट इलेक्शन था, लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट, ये हिस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था। इट confounded the scripts, the septics, and proved that democracy could work in poor rural India. इसने हमें ये बताया कि जो इलिटरेट लोगों और जो पुअर इंडिया, जिस हालत में ब्रिटिशर्स इस इंडिया को छोड़ के गए हैं, उस इंडिया में भी डेमोक्रेसी, पुअर कंडीशन में भी डेमोक्रेसी काम कर रही है, आप देखो। ठीक है, तो वो ये दिखाया, उस प्रूफ किया लोगों ने, मिनिस्टर्स ने, लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस स्वैप 1952। अब आप सोचो कांग्रेस स्वैप क्यों लिखा मैंने? कांग्रेस स्वैप मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उस समय पे कांग्रेस का लाइक बहुत बड़ा, क्या बोल सकती हूँ, कांग्रेस बहुत जगह फैली हुई थी, कांग्रेस के चर्चे बहुत ज़्यादा थे, जैसे आजकल उसके हैं, तो वैसे ही कांग्रेस के चर्चे उस समय पे बहुत ज़्यादा थे, कांग्रेस बहुत उस पर फैली हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया, ऑफ फ्री इंडिया, वो भी कांग्रेस में ही थे, वो उनके बहुत चर्चे थे, वो ठीक है, वो बहुत अच्छे थे। जवाहरलाल नेहरू was really was very nice man. The results of the first general election did not surprise many. अब क्या हुआ कि जो इलेक्शन, ये जो हुआ, ये जो जब ये इलेक्शंस कंडक्ट हो गए, जब इसके रिजल्ट आए, जब इसके क्या है, जब इसके रिजल्ट आए, तो कोई हैरान नहीं हुआ है। जैसे आजकल बोल रहे, ये कैसे जीत गए, ये कैसे जीत गए, ये कैसे, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो भी, ये कैसे जीत गए यार, इनको तो कुछ है ही नहीं यार, ये कैसे जीत गए, अरे ये कैसे जीत गए, ऐसे होता। कोई सरप्राइजिंग नहीं था, ओपोजिशन पार्टी भी कंफर्म थी, जैसे आजकल हम प्रेडिक्शन लगा लेते हैं ना कि ये वाली पार्टी जीतेगी क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा है जीतने के, हम ऐसे प्रेडिक्शंस लगाते हैं। तो उस समय भी क्या हुआ, कांग्रेस ज़्यादा चर्चे में, तो ऑब्वियसली कांग्रेस ही जीतेगी ना, कांग्रेस ज़्यादा चर्चे में, ज़्यादा जगह स्प्रेड है, अच्छे काम कर रही है, तो ऑब्वियसली कांग्रेस ही जीतेगी, किसी को कोई आशंका, कुछ शक नहीं था, तो इसलिए कोई सरप्राइज नहीं है। अपोजिशन पार्टी भी मान गई, सब मान ले, कोई सरप्राइजिंग नहीं हुआ, इसके कोई सरप्राइज नहीं हुआ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये लैंडस्लाइड विक्ट्री वन करी, जीत गए। 364 आउट ऑफ 489, कांग्रेस वन 360, जो कांग्रेस थी उन्होंने 360, देखो 489 मतलब 489 मतलब 3, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 364 वोट्स जीते आउट ऑफ 489। सोच सकते हो ये कांग्रेस तब के उसमें कितने चर्चे थे, कितना क्या थे, जवाहरलाल नेहरू इतने फेमस थे। तो इन दी फर्स्ट लोकसभा, जो फर्स्ट लोकसभा था, फिनिशिंग वे, ठीक है, तो कांग्रेस वन 364 आउट ऑफ 489, मतलब 489 सीट्स थी, उसमें से कांग्रेस ने 364 सीट्स जीत ली। तो इन दी फर्स्ट लोकसभा
फिनिशिंग वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर। मतलब ऐसा पहली बार हुआ था, इतनी सारी सीट्स सिर्फ कांग्रेस ने जीती है। और 489 से मतलब 364 आउट ऑफ 489, इट वॉज अ रियली बिग अचीवमेंट। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट्स, विनिंग ओनली 16 सीट्स। अब देखो हुआ क्या, जैसे हम आज बोलते हैं ना, पहले ये वाली पार्टी आई, फिर सेकंड उसमें ये वाली पार्टी। तो पहले उसमें उस समय पहले उसमें कांग्रेस आई थी, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट्स जीती थी, 418 मतलब 364 आउट ऑफ 489। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी ऑफ इंडिया, दैट इज CPI। ये दूसरी, क्योंकि इसने सिर्फ 16 सीट्स जीती थी, सिर्फ 16 सीट्स, तो इसलिए ये दूसरे नंबर पे थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, सो डोमिनेंस इन द स्टेट्स। The Congress victory was mirrored in state assembly elections as well. Congress scored a big majority in all states except, मतलब कांग्रेस ने सारे स्टेट्स में इतनी हाई सीट्स जीती थी, लाइक हाई मेजॉरिटी सीट्स जीती थी उसने सारे स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में वो रह गया था, जैसे ट्रावनकोर कोचीन जो अभी प्रेजेंट है केरला में है, वहाँ पे वो नहीं जीत पाया। मद्रास साउथर्न रीजन, ओडिशा ईस्टर्न रीजन, तो यहाँ पे कांग्रेस का इतना डोमिनेंस नहीं है और कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो फाइनली इवन इन इस स्टेट्स में भी पर कांग्रेस ने अपना सेटअप कर लिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने तभी भी अपनी गवर्नमेंट मैनेज की उधर, ये कोचीन, मद्रास और ओडिशा में भी मैनेज किया कि कांग्रेस गवर्नमेंट ही रहे। तो फाइनली इवन इन दी स्टेट्स कांग्रेस मैनेज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दस द पार्टी रूल था वो ऑल ओवर द कंट्री एट द बोथ लेवल्स। ठीक है, बोथ लेवल्स। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन। तो अब देखो FPTP एडवांटेज जो हमने पढ़ा था क्लास 11 में, याद करो, क्लास 11 में हमने फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम पढ़ा, ये वही है। तो FPTP एडवांटेज क्या है? वाई देखो, वोट्स वर्सेस सीट्स। अब मैं FPTP आपको ऐसे समझाती हूँ, देखो रुक जाओ। ये एक बंदा या बंदी जो भी है, ये 4 लोग जो हैं, ये इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। इसको मिली 10% सीट्स, इसको मिली 30% सीट्स, इसको मिली आई थिंक कितना दो 20% सीट्स, और इसको मिली 40% सीट्स। तो who will now tell me who will win the election? Now tell me who will win the election. Now tell me who will win the election. The 40%, because ये है ज़्यादा। ठीक है, इसके पास सबसे ज़्यादा वोट है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इसके पास है, क्योंकि 10 छोटा, 30 भी छोटा है और 20 भी छोटा है। मेजॉरिटी वोट्स किसके पास है? इसके पास। ओए ये क्या हुआ? मेजॉरिटी वोट्स किसके पास है? इसके पास। तो ये जीत गया इलेक्शन। कौन जीत गया? ये। तो ये होगा FP पार्टी सिस्टम। पर अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे ना, जैसे 10 30 मीन्स 10 और 30 40 प्लस 20। ठीक है, 40 प्लस 20 अगर आप, तो होगा 60। ठीक है, तो इन तीनों के पास सबसे वोट है, मतलब अगर हम देखें तो इन तीनों के पास है, ये मेजॉरिटी 60 है। पर FPTP के हिसाब से देखें तो जीता कौन? ये वाला, ये जीता, ये बंदा जीता, ये बंदा। ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस इज नोन एज FPTP सिस्टम, हायर परसेंटेज ऑफ वोट्स। In 1952, Congress got only 45% of the total votes, but managed to win 75% of the seats. से कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला, तो कांग्रेस को सिर्फ 45% ऑफ द टोटल वोट्स मिले थे, और
उसने मैनेज कर दिया था, बट मैनेज टू विन 74% ऑफ सीट्स। उसने मैनेज किया था जैसे कि तैसे कि 74% ऑफ सीट्स उसको मिल जाए। अब दिस वॉज ड्यू टू आर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे वही जीतेगा सिस्टम, वेयर द कैंडिडेट विद द हाइस्ट वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विन्स इवन विदाउट अ मेजोरिटी ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स की मेजोरिटी नहीं भी होगी तभी वो इंसान जीत जाएगा। वाई डिड इट हैपन? The non-Congress votes were divided between various rival parties and candidates. जो non-Congress votes थे वो बहुत उसको डिवाइड किया गया बिटवीन राइवल पार्टीज एंड कैंडिडेट। जो कैंडिडेट्स और राइवल पार्टीज थी उनके बीच में उनको डिवाइड किया। कांग्रेस remained united and caught more than its proportional share of seats। मतलब कांग्रेस को ज़्यादा मिल गई उसके प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ सीट्स से। This bonus from the electoral system boosted कांग्रेस डोमिनेंस। इसने बूस्ट किया कांग्रेस की डोमिनेंस को और बढ़ा दिया। भाई अब तो हमारा राज चलेगा, हमारा कांग्रेस का राज चलेगा, कांग्रेस का। ठीक है, अब आता है हम नेचर ऑफ डोमिनेंस में। इतना समझ में आया? क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर दैट डाउट। ओके, आई विल अटेंड द डाउट। इंडिया इज नॉट the only country to experience the dominance of one party. However, there is crucial difference. देखो नेचर ऑफ डोमिनेंस में इंडिया इज नॉट दी, सिर्फ इंडिया एक कंट्री नहीं थी जिसने ये एक्सपीरियंस किया द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम जो कांग्रेस। बहुत हाउएवर देयर इज क्रूशियल डिफरेंस था। अदर कंट्रीज, क्योंकि अदर कंट्रीज के क्योंकि कुछ हमने ही डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, हमने ही डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, दूसरे कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया ही नहीं था। ठीक है, तो अब थोड़ा डिफरेंसेस तो आएंगे ना। तो अदर कंट्रीज वन पार्टी डोमिनेंस इन पीसेस लाइक मेक्सिको, PRI, चाइना, क्यूबा, सीरिया, इन सब में वन पार्टी डोमिनेंस था क्योंकि ये नॉन डेमोक्रेटिक थे। ये हमने डेमोक्रेसी चूज किया, इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि ये लोग किस व्यू से देख रहे थे कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसमें डिफरेंसेस होंगे, हमारी देश टूट जाएगा, ऐसे देख रहे थे। हैपेंड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस के कारण ये लोग भी वन पार्टी डोमिनेंस के शिकार थे। और मिलिट्री लीगल फोर्स, इट वाज नॉन डेमोक्रेटिक। ये नॉन डेमोक्रेटिक थे, हम लोग डेमोक्रेटिक थे, इसलिए हमको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। इंडिया मतलब थोड़ा डिफरेंस, क्रूशियल डिफरेंस बता रही हूँ। इन इंडिया कांग्रेस डोमिनेंस हैपेंड, पर कांग्रेस का डोमिनेंस था पर किसके अंडर? डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंडर। डेमोक्रेसी थी हमारे यहाँ, उनके यहाँ नहीं थी, तो उनको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। हमारे यहाँ थी इसलिए हमें उनसे कम झेलनी पड़ी। मैनी पार्टीज contested free and fair election, yet Congress won every time। हर पार्टी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करती थी और कांग्रेस ही हर बार जीत जाती, क्योंकि कांग्रेस के चर्चे ज़्यादा थे। इस अदर कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं थी, तो इन्होंने थोड़ा ज़्यादा वो झेला, नॉन डेमोक्रेटिक थे ये लोग। तो मैक्सिको, चाइना, क्यूबा और सीरिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे, मतलब पैसे खिला के करवा देते थे या कुछ ऐसा करवा देते थे। ठीक है, तो दिस इज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, इन साउथ अफ्रीका आफ्टर अपार्थाइड। जो याद है आप लोगों को कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आई थिंक सो, वो बुक है, उसमें आपने नहीं, थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 दैट इज फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा था। हाँ, तो वो नेल्सन मंडेला ने क्या बताया था? अपार्थाइड रिजीम के उसमें था वो अगेंस्ट में, तो वो फॉट कर रहा था, मतलब वाइट ब्लैक, ये मंदिर नहीं जा सकते, अनटचेबिलिटी, ऐसा वैसा। तो वो नेल्सन मंडेला क्या कर रहा था? फॉट कर रहा था उनकी फ्रीडम के लिए। तो वैसा ही है, ये सिमिलर है कि भाई वो लोग डोमिनेंट थे, मतलब वाइट डोमिनेंट थे ब्लैक पे, तो इसलिए डोमिनेंट मतलब पावरफुल, वाइट जो थे वो पावरफुल डोमिनेंट थे ब्लैक पे, इसलिए नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड मूवमेंट चालू किया जिसमें वो इसके अगेंस्ट थे।
वो हरा दिया और फिर जो नेल्सन मंडेला को बनाया गया. तो दिस इज सिमिलर है स्टोरी के. सो दिस इज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC इन साउथ अफ्रीका आफ्टर अपार्थाइड. ठीक है. रूट्स ऑफ सक्सेस कैसे मिली? द लेगेसी. द रूट्स गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल. देखो कांग्रेस ने ना जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था. तो तब से कांग्रेस इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था इस नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में. ठीक है. तो द रूट्स गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल. कांग्रेस वॉज सीन एज द इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट. ये जो नेशनल मूवमेंट था उसका इनहेरिटर कांग्रेस को देखा गया था. charismatic leaders है नेहरू, who had been at the forefront, were now contesting as Congress candidates. ठीक है. तो Congress was an all-inclusive social and ideological coalition. कांग्रेस ही सब कुछ थी. It accommodated diverse group, peasants जो diverse groups थे, peasants, industries और क्या industries, urban and rural workers and owners under one roof. मतलब सबको एक रूफ के अंडर दे दिया, सबको छत दे दी कि भाई जो गरीब है जो वो है, तो मतलब हेल्प की उन्होंने. तो बहुत बड़ी बात है. Okay, so this was for today. We have completed 2 topics today. Okay, so this is the Topper Squad challenge, and what you will do? You will do it in your copy. Section A, objective 10 marks. How many seats did INC, Indian National Congress, win in the first Lok Sabha? परीक्षा बोर्ड PYQ है, ये आएगा. PYQ है तो शायद रिपीट शायद नहीं हो सकता रिपीट. तो how many seats did INC win the first Lok Sabha? You will write. Which party emerged as second largest in 1952 election? You know that. ये expected MCQ ही आ सकता है. Name the party that ruled Mexico for 6 decades. एक पार्टी जिसने मेक्सिको को 6 डिकेड्स तक रूल किया. ये आपको आता. वो मेक्सिको के सामने जो लिखा था ना PRI, वो है इसका आंसर. NCERT एसेंशियल. कांग्रेस वन -% of seats with 45% votes in 1952. Fill in the blank. First past the post system was adopted from, मतलब कब से जो फर्स्ट पार्टी सिस्टम था वो अडॉप्ट हुआ, वो भी आपको लिखना है. ये 11th का क्वेश्चन है, पर ये आपको आ सकता. कॉन्सेप्ट चेक के लिए मैं पूछ रही कि आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है. टॉपर स्क्वाड चैलेंज सेक्शन बी, सब्जेक्टिव 10 मार्क्स. 2 मार्क्स में क्वेश्चन 6 है. Why is the Indian one party dominance different from that Mexico or China? ये आता है एक्सपेक्टेड 2027 क्वेश्चन है ये, तो ये आ सकता आएगा. Why ये जो why is the India one party dominance, why is the India one party dominance different, क्यों different है from Mexico, that of Mexico और China, क्यों different है ये मैंने आपको बताया था. क्वेश्चन 7 4 मार्क्स में आ सकता है. एनालाइज द रीजंस फॉर द डोमिनेंस. हाँ ये आएगा कि रीजंस एनालाइज करो ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस. ये PYQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, देख लो. 4 मार्क्स. कांग्रेस वॉज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन. तो जो कांग्रेस थी वॉज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन. जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल. ठीक है, तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल. टॉपर लेवल का है तो देख लेना. ओके. Want the full step-by-step solution PDF? Subscribe and hit the bell icon first, and then I will provide you. Okay, so thank you class 12 boards 2026-27 master class. Don't forget to like, share, subscribe my channel. Next lecture, emergence of opposition party. We will meet in the next lecture now. If you have any doubt, write in the comment section. You have not understood the single thing, you can write in this. So do this questions. It's really very important for you and can be asked in boards, can asked in the boards. So
Love you all. Stay connected. Study hard. Study consistently. Keep smiling. And bye bye. Love you. Now I will take a leave. Bye bye. Love you. Do the question answers and study consistently. Then you will reach to your success. So bye everyone.